खगोल यथार्थ होता है, और शैली जो है मनोवैज्ञानिक शैली होती है नई कहानी में। तो नई कहानी के जो हस्ताक्षर हैं, लेखक हैं, वे हैं कमलेश्वर। जी सर, मोहन राकेश, हाँ, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मनु भंडारी, यशपाल, सोवती, कृष्णा सेवती जी और जी कमलेश्वर। जी सर। ठीक है, ये प्रमुख हैं, और भी लोग भी हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, हरिशंकर परसाई का नाम आपने सुना है? जी सर। हरिशंकर परसाई। अच्छा, यशपाल के बारे में हमने बता दिया था, उनकी रचनाएं वगैरह। जी सर। अच्छा, अब हरिशंकर परसाई जो है हिंदी साहित्य में, इनके बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। हरिशंकर परसाई हिंदी के किस प्रकार के लेखक हैं? व्यंग्यकार। व्यंग्यकार, शाबाश, बहुत अच्छा। किसने कहा? सर मैंने। गीता, शाबाश, बहुत बढ़िया। व्यंग्य और हास्य जो है उनका उपजीव्य है, और हास्य व्यंग्य के माध्यम से वो करारी चोट करते हैं व्यवस्था पर। जो सामाजिक राजनीतिक स्थिति है उस पर करारी चोट करते हैं हास्य व्यंग्य के माध्यम से। ऐसी चोट मारते हैं कि पाठक सोचता रह जाता है। तो ऐसे लेखक के बारे में भी थोड़ा सा हमें जानना चाहिए। आप लोग लिख लीजिए। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924, 22 अगस्त 1924 को हुआ, और उनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ठीक है। तो अच्छा, ये हरिशंकर परसाई की रचनाएं जो हैं, हरिशंकर परसाई से पहले हास्य तो होता था, लेकिन व्यंग्य जो है उसको एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। लेकिन परसाई जी का लेखन इतना प्रबल हुआ कि व्यंग्य लेखन के नाम से एक स्वतंत्र विधा चल पड़ी हिंदी साहित्य में। ठीक है ना? तो ये हरिशंकर परसाई इसलिए याद उनको किया जाता है कि उन्होंने व्यंग्य को साहित्य के क्षेत्र में स्वतंत्र स्थान दिलाया। इनकी रचनाओं के बारे में लिखिए। कहानी संग्रह हैं, ये मुख्यतः कथाकार हैं, कथाकार, निबंधकार। इन्होंने कविताएं नहीं लिखी। कहानी संग्रह हैं, हंसते हैं रोते हैं, इनकी कहानियां और निबंध सारे के सारी रचनाएं जो है व्यंग्यात्मक है, निबंध भी व्यंग्यात्मक है। इनके शीर्षक से भी व्यंग्य का आभास होता है।
हंसते हैं रोते हैं, और एक है जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, और एक है भोला राम का जीव। ठीक है, भोला राम का जीव एक कहानी है, लेकिन उस शीर्षक से एक कहानी संग्रह भी है। अक्सर क्या होता है, जो पुराने समय के जो पहले के लोग थे, वे संकलन में जो प्रमुख कहानी होती है उसी का नाम रख देते हैं संकलन का। ठीक है ना। जैसे मेरी मेरी लिखी हुई कहानियां हैं, मैंने उन उस कहानी संग्रह का नाम रखा है वात्या चक्र, जबकि वात्या चक्र के नाम से कोई कहानी नहीं है। वह किस पर आधारित है कि उसमें जो रचनाएं हैं, जो कहानियां हैं, उसका जो प्रमुख तत्व है, जो उसमें जिस बात को उभारा गया है, वह प्रमुख तत्व है वात्या, तूफान। तूफान मतलब जो हवा तेज आंधी आती है, वह तूफान नहीं। समाज के हर क्षेत्र में तूफान मचा हुआ है। जैसे वात्या के आने पर बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, बिजली के खंभे उखड़ जाते हैं, मकान ढह जाते हैं, समुद्र में ऊंची लहरें आकर के बाढ़ भी आ जाती है, इत्यादि इत्यादि, मतलब सब तहस नहस हो जाता है। उसी तरह से समाज में हर क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, क्या कहते हैं, आर्थिक संबंधों में, राष्ट्र के बीच जो संपर्क है, हर क्षेत्र में, मालिक मजदूर के संबंधों में, ग्रामीण जनता में आपस के संबंधों में, हर क्षेत्र में वात्या तूफान आया हुआ है। जो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसमें 11 कहानियां हैं और उसका नामकरण हमने ऐसा किया। लेकिन अक्सर क्या होता है, सिर्फ हिंदी में ही नहीं, अंग्रेजी साहित्य में भी आप देखेंगे कि जो संकलन में जो प्रमुख कहानी या कविता होती है, उसी के नाम पर उस संकलन का नाम रख देते हैं। भोला राम का जीव, यह हो गए 3 कहानी संग्रह। इनके कुछ उपन्यास हैं। एक उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी। लिख रहे ना बेटा? रानी नागफनी की कहानी। और एक है तट की खोज। तट कहाँ है? तट की खोज। इसमें क्या होगा? अनुमान करके बताइए। शीर्षक से कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है ना। तट की खोज के उपन्यास में क्या, किस बात का वर्णन किया हुआ होगा? सोचकर बताइए। इससे हमने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन तट की खोज कौन करता है? जो नदी में डूब रहा होता है। किनारे लगने से तो जीवित रहेगा। तो यानी समाज के बारे में ही है इसकी कहानी। और कुछ या एकाध पात्र ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही त्रस्त संत्रस्त छटपटा रहे हैं आश्रय के लिए।
जीने की राह तलाश रहे हैं। तट का मतलब क्या है? एक अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जीने का सहारा ढूंढते हुए कोई पात्र होंगे इसमें। फिर और एक उपन्यास है ज्वाला और जल। ज्वाला और जल दोनों विपरीत हैं, है ना। ज्वाला जो है आग, आग की लपट या खाद्य पदार्थ या कुछ जिससे पेट में जलन होती है। और एक ज्वाला है आपके मानसिक ज्वाला, जो मानसिक कष्ट, मन में प्रचंड कष्ट हो, उसको ज्वाला कहते हैं। और जल, जल मतलब ठंडा। आग को जल ठंडा कर देता है, बुझा देता है, ठीक है ना। ज्वाला और जल, उसमें कुछ इस तरह का की बातें होंगी। और एक संस्मरण है, वह है तिरछी रेखाएं। तिरछी रेखाएं लिख लिया। अब निबंध संग्रह पर आइए। पगडंडियों का जमाना 1966। जैसे उसके दिन फिरे 1963। सदाचार की ताबीज 1967। शिकायत मुझे भी है 1970। जो लिख नहीं पाएंगे तो पूछना। सर फर्स्ट वाला में क्या बोले थे? पगडंडियों का जमाना 1966। जैसे उसके दिन फिरे 1963। सदाचार की ताबीज 1967। शिकायत मुझे भी है 1970। ठीक है। फिर लिखिए अपनी अपनी बीमारी 1972। वैष्णव की फिसलन 1967। विकलांग श्रद्धा का दौर 1980। भूत के पांव पीछे 1983। लिख रहे हैं ना लीजा? जी सर। हाँ, नहीं लिख पाओगे तो बताना। बेईमानी की परत 1983। सुनो भाई साधो 1983। तुलसीदास चंदन घिसे 1986। कहत कबीर 1987। सर तुलसीदास चंदन फिरे कितना है? तुलसीदास चंदन घिसे 1986। कहत कबीर 1987। हंसते हैं रोते हैं 1993। ये नाम तो इसमें भी आया था कहानी संग्रह में।
हो सकता है कि उसी शीर्षक से निबंध भी लिखा हो। ठीक है, तब की बात और थी 1993। ऐसा भी सोचा जाता है 1993 पाखंड का अध्यात्म 1998 आवारा सर एक बार फिर बोलना, क्या लास्ट वाला बोले? पाखंड का पाखंड का अध्यात्म अध्यात्म ईश्वर के बारे में। उड़िया में अध्यात्म बोलते हैं, हिंदी में अध्यात्म बोलते हैं। 1998 आवारा भीड़ के खतरे 1998 प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, ये हो गई उनकी रचनाएं और उनका जन्म मृत्यु इत्यादि मैंने बताया। तो ये एक व्यंग्यकार, निबंधकार, कथाकार हैं और इनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी जो है वो है भोला राम का जीव। भोला राम का जीव जो है ये जो वर्तमान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर करारी चोट है। हरिशंकर परसाई की रचनाओं में स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अक्सर क्या होता है कि कहानी, उपन्यास इत्यादि में स्त्री पुरुष, नारी और पुरुष के संबंधों का, पारिवारिक संबंधों का, इस तरह की चर्चा अधिक होती है। प्रेम प्रसंगों का, शारीरिक आकर्षण का। लेकिन हरिशंकर परसाई की रचनाओं में इस बात का सर्वथा अभाव दिखता है और हरिशंकर परसाई की रचनाएं सीधे सपाट शैली में लिखी जाती हैं। मतलब शैली को सजाने संवारने के प्रति भी हरिशंकर परसाई ध्यान नहीं देते हैं। वो सीधे सीधे जैसे नाना नानी, दादा दादी कहानियां सुनाती थी उस तरह से बोलते हैं सीधे सीधे। कोई फ्लैशबैक वगैरह अगड़म बगड़म नहीं करते। फिर उसमें सबसे बड़ी चीज क्या मिलती है इनकी कहानियों में? मूल्यगत संक्रमण और स्खलन की प्रवृत्ति। जो जैसे मैं कह रहा था कि वात्या चक्र में हमने ये कोशिश की है दिखाने की कि जो चीज़ जैसी होनी चाहिए वैसा नहीं है, पूरा उल्ट पुल्ट हो गया है। तो उसी तरह से इनकी कहानियों में ये मूल्यों की बात करते हैं।
मूल्यों का विघटन वर्तमान समाज में जो जीवन मूल्य है, नैतिकता है, कर्तव्य परायणता है, इन सब चीजों का बहुत घोर अभाव हो गया है वर्तमान समय में। चाहे परिवार के क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासन के क्षेत्र में हो, ठीक है ना, चाहे न्यायपालिका में हो, हर जगह यह देखने को मिलता है। आपने देखा तो है वो जो कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, उसके घर में करोड़ों रुपए के नोट जले हुए मिले। आप बताइए वो जस्टिस क्या देता होगा लोगों को। तो यह चीज है, लेकिन इसमें व्यंग्य के माध्यम से हरिशंकर परसाई इस बात को उठाते हैं। ठीक है, देखिए इनकी कुछ कहानियों के नाम आप लोग लिख लीजिए। मैंने जो दिखाया था वो कहानी संग्रह के नाम है। कुछ कहानियों के नाम है मौलाना का लड़का, लिख लीजिए। राग विराग, सदाचार का ताबीज, मुंडन, एक तृप्त आदमी की कहानी, एक तृप्त आदमी की कहानी, मैं हूं तोता प्रेम का मारा, मैं हूं तोता प्रेम का मारा। और एक कहानी है सत्य साधक मंडल। ठीक है, इन कहानियों में परसाई जी की सामाजिक दृष्टि और अंतर वस्तु की व्यापकता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। ठीक है, परसाई की सामाजिक दृष्टि और अंतर वस्तु मतलब कहानी के अंदर जो अंतर वस्तु है वह कितना व्यापक है, मतलब उसका प्रभाव कितना प्रभावशाली है, विस्तृत है। यह हम लोग इस भोलाराम के जीवन में भी देखेंगे। इनके बारे में धनंजय वर्मा ने लिखा है, उनमें आदमी की चौतरफा आजादी के लिए क्रांतिकारी चेतना स्पंदित है। समाज का क्रांतिकारी परिवर्तन, मनुष्य की मुक्ति, एक बेहतर संसार की रचना, यही वह परिप्रेक्ष्य है जिसमें ये कहानियां लिखी गई हैं। उनके पीछे एक जीवन दर्शन और मूल्य दृष्टि है। देखिए, मूल्यों की बात आपको हर रचना में मिलेगी, चाहे उपन्यास ले लीजिए, कहानी ले लीजिए, नाटक ले लीजिए। मूल्य का अर्थ क्या समझते हैं? जैसे किताब का मूल्य है, बैंगन का मूल्य है, बैंगन का मूल्य कितना है? वो बोलता है 40 रुपया, 50 रुपया। वह मूल्य नहीं, जीवन मूल्य मतलब जीवन के आदर्श। यहाँ मूल्य का अर्थ है आदर्श, विवेक का आदेश। जो कल या परसों मैं आपको बता रहा था कि धर्म क्या है, आप धर्म को मूल्य के साथ जोड़ सकते हैं। जो जीवन मूल्य है वही है धर्म। मैंने उस दिन बताया है या नहीं, धर्म और अध्यात्म दो अलग अलग चीजें हैं।
अध्यात्म के बिना धर्म रह सकता है, जी सकता है। धर्म का अर्थ है आपका विवेक जो आपको आदेश देता है जो करने के लिए, वो धर्म है। और वह मजहबी दीवारों से परे है। हर मजहब में वही है कि दूसरों की सेवा करो, सहायता करो, किसी को कष्ट मत दो। आपके किसी भी आचरण से यदि किसी के आंखों में आंसू आता है तो वह काम पाप है, कुफ्र है। यदि आपके किसी आचरण से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वह खुश हो जाता है, उसको आनंद प्राप्त होता है, तब वह पुण्य है। यह है धर्म जो विवेक कहता है। लेकिन अध्यात्म क्या है? अध्यात्म का मतलब है ईश्वर है। ईश्वर ने ये सारा संसार बनाया है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। फिर उसके बाद देवी देवता इत्यादि जो भी है, या निराकार साकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, ये सारी चीजें अध्यात्म की बातें हैं। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना? जी सर। मैं बीच बीच में इसके बारे में विद्यार्थियों को जरूर बताता हूं, क्योंकि आज के दिन किताबें लिखने वाले लोग भी जो पूजा पाठ करता है, बहुत मंत्र उच्चारण करता है, उसको धार्मिक व्यक्ति कहते हैं, जबकि वह अपने दैनिक आचरण में लोगों से ठगाई करता है, सूदखोरी करता है, लोगों को कष्ट देता है। जो लोगों को कष्ट देता है और बहुत यज्ञ वगैरह करता है, क्या वह धार्मिक है? यज्ञ करता है, पूजा पाठ, घंटों पूजा पाठ करता है, फिर बैठ के किसको कैसे परेशान करना है, किससे कैसे लड़ना है, वो सोचता है दिन भर। व्यापार में ठगाई करता है, अपमिश्रण करता है, घी में तेल मिलाता है, इत्यादि इत्यादि। वह धार्मिक व्यक्ति है क्या? धार्मिक व्यक्ति वह है जो पूजा पाठ करे या ना करे, 5 वक्त का नमाज पढ़े या ना पढ़े, दूसरों की सेवा करता है, दूसरों का कष्ट देखकर वह रो पड़ता है, दूसरों को बचाने के लिए अपना काम छोड़कर दौड़ पड़ता है, लेकिन पूजा पाठ नहीं करता, किसी मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं जाता, तीर्थ यात्रा में नहीं जाता। वह धार्मिक व्यक्ति है। मैंने आपको बताया था कि मैं कबीर पंथी हूं, तो जो कबीर पंथी जो है वो सच्चा धार्मिक है। लेकिन आध्यात्म जो पूजा पाठ ज्यादा करता है वो आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकता है, धार्मिक नहीं हो सकता। धर्म और अध्यात्म को अलग अलग करके देखना है। और जो मजहब है, मजहब, कौम, संप्रदाय, हिंदी में संप्रदाय, वह क्या है? वो सारे के सारे जो हैं अध्यात्म के ऊपर पर्यवसित हैं। आध्यात्मिक विचारधारा, एक विशेष आध्यात्मिक विचारधारा को लेकर अलग अलग संप्रदाय बने हैं, लेकिन सब में धार्मिक तत्व एक ही हैं। आपके दिमाग में इसका स्वरूप परिष्कृत हो गया या नहीं, बताओ?
मैं जो जो बात समझाना चाहता हूं वो बात स्पष्ट हो गई क्या? बोलो ना, पूछ रहा हूं तो। आप लोग कक्षा में है या नहीं? लीजा, मधु, अंकिता, अरे आप लोग बोलते क्यों नहीं मैं जब पूछता हूं तो? खैर, अब मैं मुझे लगता है कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए पूछता हूं। आपको बोलना चाहिए, हाँ हूं या ना हूं करना चाहिए। अगर किसी बात में आपको संदेह है तो तर्क करना चाहिए। तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में मूल्यों का विघटन किस तरह से, किस स्तर तक हो चुका है, उसको उकेरने के लिए वे हास्य व्यंग्य के माध्यम से समाज का एक अत्यंत नग्न यथार्थ परक चित्र प्रस्तुत करते हैं। हरिशंकर परसाई, भोलाराम का जीव जो है, इसमें कथा क्या है, इसमें सरकारी कार्यालयों में किस तरह से भ्रष्टाचार परिव्याप्त है, किस तरह से एक व्यक्ति 30-40 वर्ष की सेवा के बाद पेंशन के लिए तड़पता है, उसके बाद वो कोई काम नहीं कर सकता, तो उसकी पेंशन को रोक देते हैं लोग जो नौकरी पर हैं अभी, जिसके हाथ में वो फाइल जाती है, वो रिश्वत नहीं पाने से वो उसका पेंशन का कागज नहीं बनाता है। वो यह भूल जाता है कि उसको भी एक दिन सेवानिवृत्त होना है, उसका भी पेंशन का कागज कोई रोक सकता है। आजकल तो रिश्वतखोरी बहुत कम हो गई। ये मोदी जी ने जो ऑनलाइन की व्यवस्था सारी कर दी, आप लोगों को कुछ रिश्वतखोरी का अनुभव हो रहा है क्या? कहीं कुछ आपको पता चलता है कि रिश्वतखोरी कैसी होती है, कैसे रिश्वत दिया जाता है? आप लोगों को पता चल रहा है? हम लोगों ने जी झेला सर, है। जी सर, अभी भी चल रहा है रिश्वतखोरी। अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं अभी हुआ है। आपको कहां पर रिश्वतखोरी का अनुभव हुआ? सर हमारे हमारे इलाके में बहुत से आदमी है जो कोई भी काम करने से पहले पैसा लेता है। कौन सा काम? कोई भी समाज का काम में। अच्छा, हाँ, ये तो है। जो स्थानीय स्तर पर जो तथाकथित नेता हैं, कुजी नेता, हमें ओडिया रे कहूँ कुजी नेता, स्थानीय स्तर पर, जैसे पंचायत ऑफिस का कोई आदमी है, राशन कार्ड बनाना है या कुछ करना है, या पेंशन क्या बोलते हैं जो मधु हाँ बाबू सर, पेंशन। उसका जो गवर्नमेंट का मकान मिलता है उसमें भी परसेंटेज ले लेते हैं। कुछ भी करना लेकिन होगा वो। हाँ, लेकिन ये जो क्या कहते हैं लेबर कार्ड, ये सब में रिश्वत लगता है। लेकिन इसका तरीका बना हुआ है। आप ऑनलाइन में मोह सेवा केंद्र में जाएंगे, वहाँ एप्लीकेशन दे देंगे, उसमें आपको पैसा खर्च नहीं होगा, जो वो 100 रुपया लेगा अपनी मेहनत के लिए। और कई चीज़ें, जैसे आपका इनकम टैक्स है, इनकम सर्टिफिकेट है, या आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, इसमें आपको रिश्वत नहीं देना पड़ता है। आपने वहाँ अर्जी दे दी और 10-15 दिन के बाद वो अपने आप आ जाता है।
आ जाता है कि नहीं? काफी कम हो गया। जो बहुत सारे काम अपने आप हो रहे हैं, भागदौड़ लेकिन 50 बार सर जो जाके होती है। अपने लेकिन सर जो अपने आप हो रहे हैं उतनी जागरूकता अभी तक नहीं है कि सब लोग जान पाए कि हाँ ये काम मुफ्त में भी हो सकता है, इसलिए हाँ, वो इसलिए अगर जागृति है तो वो वहां जाके करवा लेते हैं। लेकिन जी जो जी लोग नहीं जानते, आम जो गरीब तबके के लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, उनको इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है। वो क्या करते हैं, वो जो पंचायत ऑफिस में जो बाबू है वो उससे उसकी खुशामद करते हैं और वो लोग पैसे ऐंठ लेते हैं उनसे। हाँ, और काम करते भी नहीं है। कई जगह पैसे ले करके भी काम नहीं करते हैं। और हाँ, सर वो हमने जो देखा है। और सरकारी हाँ, नौकरी बोलो। के चक्कर में जो एग्जाम डिले हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, ये सब भी तो है। मतलब रिश्वतखोरी का हाँ, एक हाँ, है, अभी ये सब जैसे जो है, एसएससी का हुआ। हाँ, ये सब जो है, ये पहले भी लीक होते थे। मतलब ये जो चीजें अभी बाकी हैं, ये सब वो पुरानी परंपरा जो चली आ रही थी, उसके मतलब उस प्रशासनिक व्यवस्था में जो लोग थे वो लोग कर रहे हैं, और उनके चेले चमचे कुछ बने हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जो आधुनिक शिक्षित व्यक्ति जो आ गए हैं, जो आसन पर बैठे हैं, वो बहुत लोग नहीं करते हैं। और व्यवस्था में इतना परिवर्तन आ गया है कि रिश्वतखोरी जो है, समझो कि 50-60% तक खत्म हो गई है। खैर, तो यहाँ इसमें इस कहानी में एक चपरासी होता है किसी कार्यालय में, और वह रिटायर हो जाता है। तो उसके पेंशन के लिए उसने अर्जी दी, और अर्जी देने के बाद में वर्षों तक वो प्रतीक्षा करता रहा। कई बार जाकर के बाबुओं से, अधिकारियों से गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसका पेंशन नहीं आया। और वह स्वभाव से धर्मपरायण व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्ति था। धार्मिक व्यक्ति मतलब मैंने जो बताया था आपको, पूजा पाठ नहीं, दूसरों की सेवा की भावना, समाज में कोई गलत आदत न पड़े उसके लिए प्रयास करना। जैसे उसने क्या किया, उसके पास कुछ पैसे थे, वो एक क्या शराबी या क्या था एक, इस कहानी में मुझे याद नहीं है ठीक से, वो पूरा शराब खरीद खरीद लेता है उससे पैसे देकर, और सारा सारा का सारा नाली में बहा देता है, खोल खोल के नाली में बहा देता है। ठीक है। इसमें जब नारद जी जाते हैं उसको ढूंढने के लिए, तो ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा। देखो, मैं कहानी बता देता हूँ। तो यमराज यमराज ने, मतलब वो आदमी मर गया, गरीबी के कारण मर गया, भूखे प्यासे, दवाई के अभाव में वो मर गया। उसकी एक बेटी है, एक पत्नी है, और एक नाली के किनारे उसने झोपड़ी बना रखी है, वो वहां रहता है। तो पति मर गया, अब ये दोनों माँ बेटी हैं। तो जब मर गया, तो मरने का समय उसका हो गया, तो यमराज ने दूत भेजे, भाई उसकी आत्मा को पकड़ के लाओ। तो यमदूत आते हैं और आकर के उसकी आत्मा को पकड़ते हैं और ले जाते हैं। तो जब ले जाते हैं, वो उसकी जो आत्मा है, भोला राम की आत्मा, वो है यमदूतों को चकमा देकर वो
वो भाग जाता है। हाँ, आत्मा भाग जाती है कहीं। तो यमदूत घबरा जाते हैं, भाई अरे हम लोग तो पकड़ कर लाए थे, कहाँ चला गया ये। तो वो बदहवास होकर वो सारी दुनिया में छान मारते हैं, लेकिन उस आत्मा की उन्हें कोई सूचना नहीं मिलती, वो आत्मा नहीं मिलती उनको। तो वो वापस जाते हैं यमराज के पास। तो उधर यमराज के दरबार में चित्रगुप्त बैठे हुए हैं। तो यमराज और चित्रगुप्त के बीच में बातें हो रही है। अरे भाई चित्रगुप्त, ये लोग इतनी देर हो गई, कब से गए हुए हैं, अभी तक लौट क्यों नहीं रहे हैं? ठीक है ना। तो देखो कहानी कैसे शुरू होती है। देखो, धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिशों के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलाट कर रहे थे। अंग्रेजी शब्द लिखा है अलॉट, AOOT, मतलब देना। ठीक है, किसी को कोई स्थान देना, अलॉट करना करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा बार बार पहुंच रहे हैं। उनको संदेह हो रहा है कि चश्मा से ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है क्या। बार बार थूक से पन्ने पलट, मतलब जो रजिस्टर पकड़ रखे हैं, जिससे लोग पन्ना पलटने के लिए थोड़ा थूक लगाते हैं ना उंगली में, तो थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींच कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। मक्खी बैठी थी चपेट में, वो मक्खी मर गई। मतलब ये हास्य लेखक है ना, तो हर चीज में इनको हास्य, मतलब वो उनका स्वभाव ही वैसा मस्करा स्वभाव है लेखक का। उसे निकालते हुए वह बोले, महाराज रिकॉर्ड तो सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहां अभी तक नहीं पहुंचा। तो धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज वह भी लापता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी मैं पढ़कर नहीं सुनाऊंगा आपको। मतलब इसमें फिर वो धर्मराज बोलते हैं, भाई चित्रगुप्त, लगता है तुम्हारा भी रिटायरमेंट का समय हो गया। हाँ, तुम्हें ठीक से नहीं दिखता है, तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई है। इस तरह से जिस तरह हम लोग आपस में रोजमर्रा जीवन में बातचीत करते हैं, यमराज और चित्रगुप्त के बीच में उस तरह की मतलब लघु हास्य वाली बातचीत होती है। ठीक है, तो उस समय बदहवास सा वो पहुंचता है, कौन? यमदूत। बोलता, महाराज गजब हो गया, मैं उसको लेकर भागा निकला, लेकिन वो हमें चकमा देकर चला गया। हमने सारा त्रिकाल में उसको छान मारा, लेकिन वो नहीं मिला। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इस तरह से जाने कहाँ गायब हो गया। तो ऐसी चिंता में पड़े हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो उस समय नारद मुनि वहां आते हैं। नारद मुनि पूछते हैं, भाई क्या बात है यमराज जी, बड़ी चिंता में लग रहे हो आज। आपका इतना गंभीर सभा इतनी गंभीर क्यों है? तो वो समस्या बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, और क्या करें, आप तो त्रिभुवन में विचरण करते हैं, आप ही थोड़ा उसकी संधान लीजिए ना कि वो आत्मा कहाँ गई। ठीक है, तो फिर ये नारद जी बोलते हैं, अरे भाई मैं कहाँ कहाँ उसको ढूंढूंगा। तो चित्रगुप्त जी कुछ उसका पता उता तो बताओ कम से कम, ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, तो चित्रगुप्त बोलते हैं, फलाना नाला के किनारे फलाना उसमें झोपड़ी है, वहां वो रहता था।
तो इसमें देखो, अब नारद के साथ धर्मराज की कैसी बातचीत होती है। यमराज कहते हैं कि इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया, इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। तो नारद जी पूछते हैं, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है कि उन लोगों ने रोक लिया हो। अब इनकम टैक्स वाले भी किसी किसी को अरेस्ट कर लेते हैं ना। तो नारद जी व्यंग्य करते हैं। मतलब आप सोच लीजिए कि व्यंग्यकार के दिमाग में क्या कैसी कैसी बातें आती हैं। इनकम टैक्स के बारे में चर्चा हो गई इस कहानी में। तो चित्रगुप्त बोलते हैं, भाई इनकम होता तभी तो टैक्स होता, वो तो भूखमरा था, उसका कुछ की कोई कमाई ही नहीं थी, इनकम टैक्स कहां से आएगा। तो वो चित्रगुप्त बोलते हैं कि भोलाराम उसका नाम था, जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वो परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के 1 लड़की, उम्र लगभग 60 साल। ठीक है, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। खैर, इस तरह से वो पता वगैरह लेकर नारद जी जाते हैं तो दूर से रोने धोने की आवाज सुनाई देती है। तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि यही घर होगा, क्योंकि मौत पर लोग रोते धोते हैं ना। वो जाके पहुंचते हैं तो वो आवाज लगाते हैं, तो नारायण नारायण। तो लड़की ने देखा तो बोले, आगे जाओ महाराज, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। नारद ने कहा, नहीं, हमें भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। तो नारद पूछते हैं, क्या उसको बीमारी थी कुछ, कैसे मर गया? तो ये बोलती है कि क्या बताऊं, बीमारी गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, 10-15 दिन में एक दरखास्त देते थे, वहां से या तो जवाब नहीं आता था, और अगर आता था तो उसमें आता था कि हाँ तुम्हारे मामले पर विचार हो रहा है। चिंता में घुलते घुलते मर गए। तो इस तरह से बात आगे बढ़ती है। तो फिर वो नारद पूछते हैं, अरे भाई उनको कोई किसी से प्रेम वेम तो नहीं था? मतलब आधुनिक समाज में जो मुक्त प्रेम की चलन चल पड़ी है, उसके बारे में वो उसका व्यंग्य हर जगह पर मिल रहा है कहानी में। कोई प्रेम वेम तो नहीं था? तो पत्नी बोलती है, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होती है, नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है किसी स्त्री। तो स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली, बको मत महाराज, तुम साधु हो, कोई लुच्चे लफंगे नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखा। ठीक है, तो इस कहानी को आप लोग पढ़ने से आपको इसमें बहुत सारे ये मिल जाएंगे प्रसंग, थोड़ा बहुत याद भी हो जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, इसमें मुख्य प्रश्न जो इस कहानी में आता है, हरिशंकर परसाई की भाषा शैली पर विचार कीजिए। ठीक है, तो भाषा शैली, भाषा देखो एकदम सीधी सादी भाषा है, कोई तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द नहीं है, बोझिल शब्द नहीं है, जन भाषा है, आम बोलचाल की भाषा है कि नहीं। ये लिखेंगे भाषा के बारे में। ठेठ खड़ी बोली है, लेकिन उसमें अंग्रेजी शब्द कहीं कहीं आते हैं, जैसे पेंशन,
जैसे अलॉट करना, इन शब्दों को याद रखेंगे, उत्तर में लिखेंगे। ठीक है। फिर शैली के बारे में जब लिखेंगे तो व्यंग्यात्मक शैली जो है उसके उदाहरण आपको देने होंगे। सिर्फ व्यंग्यात्मक शैली बोल देने से तो एक लाइन में खत्म हो गया, फिर आपको 5 पन्ने भरने हैं, तो कैसे भरेंगे? उसका उदाहरण दे दे करके, समझा समझा कर आप ऐसा उत्तर देंगे कि हाँ, आपका उत्तर उनकी शैली व्यंग्यात्मक थी, इसका बिल्कुल प्रमाण के साथ आप प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। तो वो स्त्री बोलती है, पत्नी बोलती है, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते क्या कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए? वो तो चल बसे, हम लोग तो जी लेंगे। ठीक है। तो नारद को दया आ गई। उन्होंने पूछा कि भाई ठीक है, उनका दफ्तर कहाँ है, क्या है, बताओ, हम जाएंगे। तो वहां से वो जाते हैं। तो नारद जी जब कार्यालय में जाते हैं, वहां उनकी कोई बात नहीं सुनता। वो एक दिन जाते हैं, फिर 2 दिन जाते हैं, फिर 3 दिन जाते हैं, और ऐसे ही टकरा दे, वो उसके पास जाओ, वो उसके पास जाओ, ऐसे। तो फिर एक दिन वो चपरासी बाहर बैठा था। जब वो कार्यालय में अधिकतर सहायता चपरासी लोग ही करते हैं, तो वो चपरासी बोलता है, महाराज आप क्या, किस काम से आ रहे हैं, क्या बात है? तो इन्होंने बताया तो वो बोला कि वो तो हमारा ही साथी था, और क्या करें, आप ऐसा करो, ऐसे भागने से नहीं होगा, वो जो बाबू बैठे हैं वही है, उसी से आप बात कीजिए, वही करेंगे। तो उसके पास गए तो वो सुना नहीं, और वो देखते हैं, तो नारद जी देखते हैं कि एक थोड़ा बुजुर्ग आदमी, हाँ, थोड़ा बुद्धिमान जैसा लगता है, उसके पास जाकर बोले तो वो उनको, नारद जी को नीचे से ऊपर तक देखते हैं। ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, देखो, साहब बोलते हैं, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते, असल में भोला राम ने गलती की। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ दान पुण्य करना पड़ता है। मंदिर में जाते हैं तो भेंट चढ़ाते हैं, प्रसाद नैवेद्य लगाते हैं। हाँ, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं, भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। तो नारद ने सोचा कि भाई वजन की समस्या खड़ी हो गई, तो बोले यहाँ इतने सारे पेपर वेट तो रखे हैं, तो पेपर वेट उस पर रख दीजिए, वो उड़ेगा नहीं। हाँ, तो वो फिर बोलते हैं, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लगी ही जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी कीमत की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं? जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम के दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। ठीक है ना? मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की वीणा से तो अच्छे स्वर निकलते हैं। लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। अब रिश्वत वो देखते हैं, साहब देखते हैं कि भाई ये तो साधु महात्मा आदमी है, ये पैसे वैसे तो दे नहीं सकेगा, भीख मांग कर जीता होगा। तो वीणा पर नजर पड़ी, उसने वीणा ही मांग ली। तो नारद जी ने वो वीणा
उसको दे दी। ठीक है, तो साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी। हाँ, साहब ने जब उन्होंने वीणा दे दी तो उन्हें फिर बैठने के लिए कहा। वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लेकर आओ। हाँ, थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया, मोटी फाइल। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? तो नारद ने समझा कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है। नारद ने सोचा कि हम तो अभी बताए थे, तो फिर से पूछ रहा है। तो नारद ने सोचा कि शायद इसको बहरा है थोड़ा सा, तो जोर से बोलते हैं, भोलाराम। तो भोलाराम जब जोर से बोले तो फाइल के अंदर से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? ठीक है, साहब डर कर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? आवाज आई फाइल के अंदर से, हाँ। नारद ने कहा, मैं नारद हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तो आवाज आई, भोलाराम का जीव क्या बोल रहा है, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना स्वर्ग में। मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूं, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो आप लोग समझ रहे हैं हास्य व्यंग्य किस हद तक इन्होंने उकेरा है इस कहानी में। और यमदूत के हाथ से तो कोई फिसल नहीं सकता, काल्पनिक कहानी है, लेकिन मरने के बाद भी उसकी आत्मा, क्योंकि उसका पेंशन नहीं आया है, उसी से वो दुखी है, और बाल बच्चे कैसे पलेंगे उसके बारे में उसके मन में चिंता थी। तो पेंशन के रिश्वत के चक्कर में किसी का पेंशन भी रुक जाना कितनी बड़ी समस्या है। यह सिर्फ पेंशन की समस्या नहीं है, यह प्रशासनिक स्तर पर परिव्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग्य है, जो लेखक ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। समझ में आई बात? आप लोग इस बात पर, ये कहानी मैंने आपको परसाई के बारे में कहा, उनकी रचनाओं के बारे में बताया, और कहानी में हास्य व्यंग्य का किस तरह से समावेश हुआ है। हास्य आपको मिलता है कहाँ पर? ना यमराज, चित्रगुप्त और नारद के कथोपकथन में हास्य मिलता है, लेकिन उसमें एक पाठक के मन में चिंता का दबाव भी रहता है कि भाई क्या समस्या हो सकती है। एक क्या बोलते हैं उसको, उत्कंठा, पाठक के मन में आगे की कहानी के बारे में उत्कंठा बहुत तीव्र हो जाती है नारद के ये जो क्या यमराज के दरबार की बातचीत से, ठीक है ना। फिर उसके बाद करुण रस आता है। हाँ, उसको बलराम के घर पर जो बातें होती है और वो पत्नी जो बातें बताती है, और उसके बाद कार्यालय में जो घटनाएं होती हैं, तो कार्यालय
तक पहुंचने तक करुण रस का अधिक बोलबाला होता है। वहाँ हास्य थोड़ा सा है जब वो नारद पूछते हैं कि भाई कोई किसी स्त्री से प्रेम हुआ तो किसी दूसरी स्त्री से प्रेम हुआ तो नहीं था। तो यह एक बहुत ही क्षीण हास्य का प्रसंग है, लेकिन वो है भोला राम की पत्नी के तीखे उत्तर से वो हास्य समाप्त हो जाता है, वहीं पर मर जाता है। फिर हास्य आता है कहाँ, जब नारद की वीणा की मांग होती है, वजन की बात बोलते हैं, ठीक है, और भोला राम का जीव उस फाइल के अंदर आकर के छुपा हुआ था, उसका मन तो वही है, वो बोलता है कि मैं फाइल छोड़कर नहीं जाऊंगा, मुझे स्वर्ग नहीं जाना। तो अंतिम चरण में जो 2-3 वाक्य हैं उसमें तीव्र व्यंग्य और हास्य दोनों का समावेश है। और रजिस्टर में मक्खी मर जाना, चित्रगुप्त जोर से फाइल बंद करते हैं, ठीक है। इसके बारे में कुछ पूछना है आप लोगों को, फिर अगली कहानी पढ़ेंगे। नमस्ते सर। खुश रहो मीरा। हाँ कैसे सर, बेटा? बढ़िया हूँ सर। हाँ, आप अभी आई क्या आपकी कक्षा में? हाँ सर, कक्षा में अभी आई क्या? मैं अभी आई हूँ सर। अच्छा अच्छा। आप लोग क्या क्या करते हैं आप? सर कोई मेरा तो हो गया, एमए हो गया सर, दोनों एमएचडी कंप्लीटेड। अब मीरा कहाँ से? सर मुंबई से भूल गए। अरे अरे, मीरा बिटिया है क्या? हाँ। अरे वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश, बड़ी खुशी हुई। शंभू सर। चलो हाँ आप सर। मार्गदर्शन करते रहना। जी और जी सर। ये चैट बॉक्स में अपना डाल दो तो, और जो लिंक, ग्रुप का लिंक डाल दो चैट बॉक्स में, अच्छा, तो ठीक है सभी सर। विद्यार्थी योगदान करें, ठीक है। जी जी सर, ठीक, हाँ, नमस्ते सर। खुश रहो बेटा। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। पुरस्कार कहानी एक है, बहुत ही सुंदर कहानी है जयशंकर प्रसाद की। अभी हम लोग जो कहानी पढ़ रहे थे उसमें बिल्कुल जन भाषा में, सीधे सपाट भाषा में लिखी गई कहानी है। अब ये जयशंकर प्रसाद की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। इसकी भाषा, जयशंकर प्रसाद की भाषा आप जानते हैं शास्त्रीय भाषा है। तद्भव शब्दों का है, तत्सम शब्दों का बाहुल्य होता है। वो बहुत संस्कृत के बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे, हाँ, और वो जन भाषा में लिख नहीं पाए। उनकी कहानियां हैं, उपन्यास हैं, नाटक हैं, निबंध हैं, हर जगह आपको मिलेगा। क्या ये देखिए, चैट बॉक्स में आया है क्या? इसमें आप लोग मेरा चैट बॉक्स में डालो ना। आप लोग ग्रुप से जुड़ जाइए, इसको टच करने से आप लोग ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो जयशंकर प्रसाद की जो भाषा है वह शास्त्रीय भाषा है, और उनका विषय जो है, जैसे हरिशंकर परसाई का विषय है हास्य व्यंग्य के माध्यम से क्या बोलते हैं, प्रशासनिक राजनीतिक बुराइयों का पर्दाफाश करना। लेकिन जयशंकर प्रसाद का जो विषय है वह है भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास का जो स्वर्णिम पृष्ठ हैं, जो अत्यंत उल्लेखनीय बातें हैं, उनको वो उभारते हैं।
और मूल्यों की चरम पराकाष्ठा उनकी रचनाओं में प्रस्फुटित होती है। ठीक है, जैसे उनकी एक कहानी है देवव्रत। देवव्रत में वे बौद्ध विहारों में परिव्याप्त जो भ्रष्टाचार के तरफ पाठक का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन सीधे सीधे नहीं, वो परोक्ष रूप से एक देवदासी है। वह देवदासी को वो आदेश देता है, जो महंत है वो आदेश देता है कि भगवान की रथ यात्रा निकलेगी और तुम्हें उस रथ के चक्के पहिए के नीचे अपने आप को आत्महत्या करनी है। और वो आत्महत्या करती है। ठीक है, और लोगों को दिखाने के लिए कि यह स्वर्ग में जा रही है, ऐसी कुछ कथा है। उसका मैंने अनुवाद किया है उड़िया में। तो जो मूल्यों की बात है, भगवान बुद्ध किस स्तर के महात्मा थे, और उनके जो बाद में जो बौद्ध मठों की क्या दशा हुई, वहाँ किस तरह से यौन कुंठाएं, यौन शोषण परिव्याप्त हो गया, वो सब उन्होंने उसमें वर्णन किया है। उनकी एक कहानी जो है यह है पुरस्कार। इसमें उन्होंने देश प्रेम कैसा होता है और देश प्रेम और स्वार्थ के बीच जो द्वंद्व कभी कभी उठ खड़ा होता है, उस द्वंद्व के बीच कौन जीतता है, देश प्रेम जीतता है या स्वार्थ जीतता है, क्या होना चाहिए, उसका इसमें जिक्र किया गया है। इनके बारे में आप पहले लिखिए जयशंकर प्रसाद के जीवन और इसके बारे में। जन्म और मृत्यु दोनों काशी में, काशी बनारस वाराणसी, 30 जनवरी 1889। ठीक है, 1889। और मृत्यु जो है 15 नवंबर 1937। ठीक है, मृत्यु 15 नवंबर 1937, 47 वर्ष की आयु में चले गए। इनकी पहली पत्नी क्षय रोग किसको बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से उनकी मौत हुई। फिर दूसरी शादी की, वह भी क्षय रोग से ही गई। ओके, पहली पत्नी के कपड़े उपड़े उन्होंने पहने तो उसमें कीटाणु थे। क्षय रोग में दूसरी पत्नी भी गई, तब लोगों ने उनको जबरदस्ती की, तो तीसरी शादी की उन्होंने, और तीसरी जो पत्नी थी कमला देवी, उनसे उनको एक पुत्र हुआ। लेकिन जयशंकर प्रसाद स्वयं भी क्षय रोग से ही मरे। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं, निराला, पंत, महादेवी और जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, ये 4 जो हैं ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। उनमें से जयशंकर प्रसाद एक हैं। यहाँ हम लोग उनकी कहानी पर चर्चा कर रहे हैं। इनकी काव्य कृतियां लिख लीजिए। प्रेम पथिक 1909,
प्रेम पथिक काव्य कृतियाँ 1909 शुरू में ब्रज भाषा में लिखी गई और उसका खड़ी बोली संस्करण 1914 में प्रकाशित हुआ। 1909 में ब्रजभाषा का, 1914 में खड़ी बोली। दूसरी कृति है करुणालय। यह काव्य नाटक है। 1913 में इसका प्रकाशन हुआ। फिर महाराणा का महत्व 1914 में प्रकाशन हुआ। कौन सा था? महाराणा का महत्व, ठीक है। फिर चौथा है चित्राधार 1918। पांचवी कृति है कानन कुसुम 1913। कानन कुसुम 1913। फिर अच्छा, कानन कुसुम जो है उसमें ब्रज भाषा मिली हुई थी। शुद्ध खड़ी बोली में इसका पुनः प्रकाशन हुआ 1929। फिर जो छठी कृति है वह है झरना 1918। सातवीं कृति जो है वो है आंसू 1925। 1925। आठवीं कृति है लहर 1935। अंतिम कृति है कामायनी जो महाकाव्य है 1936 ईस्वी में, ठीक है। फिर कहानी संग्रह, उनकी बहुत सारी कहानियां हैं। कहानी संग्रह है छाया 1912। प्रतिध्वनि 1926। आकाशदीप 1929। आंधी 1931। इंद्रजाल 1936। फिर इनके उपन्यासों के नाम लिखिए। कंकाल 1929। तितली 1934। इरावती 1938। फिर नाटक और एकांकी, इनके सबसे अधिक कृतियां जो है नाटक हैं। पहला है उर्वशी, यह चंपू है 1909। चंपू किसे कहते हैं जानते हैं? चंपू, नहीं सर। चंपू गद्य पद्य मिश्रित रचना होती है, ठीक है। गद्य रचना और पद्य रचना आप देखेंगे। चंपू उड़िया में किशोर चंद्रानन चंपू नाम सुना है आपने? उसमें जी क्या सर। है, कुछ अंश गाकर अभिनय किया जाएगा और कुछ अंशों का अभिनय मतलब संवाद, गद्य संवाद के जरिए किया जाएगा। आप लोगों ने रामलीला देखी है? रामलीला, जी मधुमंगल, सर।
उसमें चंपू की परिपाटी है उड़िया में, मतलब कुछ गाकर सुनाएंगे, कुछ डायलॉग होंगे चंपू। तो पहला नाटक जो है इनका उर्वशी, यह चंपू है 1909। दूसरा नाटक है सज्जन 1910। तीसरा है कल्याणी परिणय, परिणय मतलब विवाह, कल्याणी परिणय 1912। हाँ, ये कल्याणी परिणय जो है इसको 1931 में संशोधित करके चंद्रगुप्त नाटक में समायोजन कर दिया गया। मतलब वो तो पहले तो प्रकाशित हुई थी यह रचना, लेकिन बाद में उसको चंद्रगुप्त नाटक में समायोजित कर दिया गया। ठीक है। तो चौथा है प्रायश्चित 1914। फिर पांचवा है राज्यश्री 1915। छठा है विशाख 1921। सातवां नाटक है अजात शत्रु 1922। आठवां नाटक है जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926। सर नौवां नाटक है, हाँ जन्म दूसरे कुछ, जी सर लास्ट वाला था। जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926। नौवां है कामना 1927। 10वां नाटक है स्कंदगुप्त 1928। 11वां नाटक है एक घूंट 1930। 12वां नाटक है चंद्रगुप्त 1931। 13वां नाटक है ध्रुव स्वामिनी 1933। 14वां नाटक है अग्निमित्र, यह अपूर्ण है, उससे पहले उनका देहांत हो गया। उनके निबंध लिखिए। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, निबंध संग्रह है काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939। 39। ठीक है। तो ये उनकी रचनाएं हो गई। अब हम लोग आते हैं कहानी पर। मैंने जैसे बताया जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के नाम आपने देखे, उसमें उन्होंने लगभग हर रचना में भारतीय इतिहास के जो गौरवमय पृष्ठ हैं उन पात्रों को लिया है और उस पर उन ऐतिहासिक घटनाओं ने उन्हें इतना प्रभावित किया है कि उस पर उन्होंने नाटक, उपन्यास लिख डाले। इनका जो इसमें अजातशत्रु नाटक का जिक्र नहीं आया,
नहीं आया ना? अजात शत्रु नाटक इस लिस्ट में मैंने नहीं बताया? नहीं सर, बताया। बताया है? जी जी जी। सर। हाँ, तो अजात शत्रु नाटक से मेरा जीवन भी कुछ जुड़ा हुआ है। मैं जब 9वीं कक्षा में था, ओडिया स्कूल में पढ़ता था, उस समय मैंने कोविद परीक्षा दी थी हिंदी में, ठीक है, 9वीं कक्षा में। वो यादें ताजा हो गई। तो अजात शत्रु नाटक कोविद के पाठ्यक्रम में था। उस नाटक को मैंने पढ़ा पढ़ा तो उस नाटक में भूमिका में बहुत, क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध से के जीवन से जुड़ी घटनाओं का विस्तृत वर्णन है। और वहाँ उस समय की जो राजशाही थी, मगध और कौशल, हाँ, मगध के राजा बिंबिसार थे जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे, और कौशल का राजा अग्निमित्र वो उनके साला थे। कौशला जो है उनकी पत्नी थी कौशला, वो कौशल राज्य की कन्या थी। एक उदयन राजा थे जो वत्स राज्य के राजा थे, वो उनके जवाई थे। मतलब इस तरह से ये अभी तक मुझे क्यों याद है बताता हूँ। तो उस इतिहास को पढ़ने के बाद मैंने जब अजातशत्रु नाटक पढ़ा तो मेरे दिमाग में भी वो इतिहास हावी हो गया और मैंने एक नाटक लिख डाला, ठीक है। 9वीं कक्षा में परीक्षा, 10वीं कक्षा में मैंने लिखा। वो परीक्षा और 2-3 महीना है। मैंने 36 अंकों का, उस समय बड़े बड़े नाटक होते थे, हाँ, शाम को शुरू हो तो अगर सुबह नहीं होती तो फिर वो कैसा नाटक है, ओपेरा नाटक, चारों तरफ दर्शक होंगे। तो मैंने बिल्कुल ही एक अलग नाटक लिख डाला। उसमें अजातशत्रु का जिक्र है, बिंबिसार का जिक्र है, लेकिन अजातशत्रु नाटक में जो घटना है वो नहीं है। वो मैंने पूरे वो जो भूमिका से विषय वस्तु ले लिया और उस नाटक की रचना की हमने। उसमें गीत संगीत भी है, सब कुछ है, नृत्य है, वो गीत भी मैंने लिखे, नृत्य का समायोजन भी मैंने किया है उसमें। बाहर से कुछ और लाने की जरूरत नहीं है। तो ये बात आ गई जयशंकर प्रसाद के इसमें, तो आप लोगों को भी प्रयास करना चाहिए, है ना। तो ये पुरस्कार नाटक, पुरस्कार कहानी जो है, इसमें क्या है, ये देश प्रेम की चरम पराकाष्ठा का प्रतिबिंब है इस कहानी में। इसमें देखो, एक जो कौन सा कौशल राज्य की कहानी है इसमें। कौशल राज्य में एक प्रथा थी। देखिए, कौशल और मगध, मैंने आपको बताया कि अतीत में इनमें पारिवारिक रिश्ता था। मगध नरेश बिंबिसार ने कौशल की कन्या से शादी की थी, लेकिन उसके बाद कई पीढ़ियां गुजर गई। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो एक राज्य है, ये एक राज्य है, उनमें आपस में जो पारिवारिक संबंध और मतलब नहीं रहता। तो कौशल राज्य में एक महान परंपरा थी कि राजा साल में एक बार स्वयं खेती करेगा। वह किसान के वेश में वो खेत में मतलब हल खुद चलाएगा और बीज खुद बोएगा, ठीक है। यह परंपरा
किस लिए चल रही होगी, आप लोग सोच लीजिए कि राजा पहले के ज़माने में, जैसे आप देख लीजिए, राजा का हल करना ये आपको पुराणों में भी मिलता है। किस पुराण में मिलता है, कौन सा राजा हल चलाता है पुराण में, कोई बता सकेगा? किस पुराण में राजा हल चलाता है? सर वो जो रामायण में है वो वाला, मतलब जो हाँ सीता शाबाश, बोलो की, बोलो। हाँ बोल सीता बोल जी बेटा। की, सीता जी के पिता जनक, राजा जनक जो है वो हल चलाते हैं, उसी टाइम ही सीता जी का। हाँ शाबाश, तुम बहुत अच्छी बिटिया हो। और कल जी किसने सर, उत्तर दिया थैंक। था? अंकिता। कल अंकिता ने उत्तर दिया था ना? सर। जी सर। हाँ, मुझे याद दिला दो ना, मैं भूल जाऊंगा तो। ठीक है। जी सर। तो राजा जनक हल चला रहे थे, और हल की जो नोक है उसमें एक पेटी का अटक गई, और उसमें से सीता निकली थी। हाँ, भूमि से निकलने के सर कारण। वो उनकी नाम भी उसी उसी तरह सीता पड़ी, मतलब वो जो हल्का सीत के प्रहार से निकली, इसलिए उनका नाम सीता पड़ा। हाँ, जो सियार सियार काटते हैं, उड़िया में सियार बोलते हैं ना, उड़िया में जो हल चलाने से मिट्टी दोनों दोनों तरफ ऐसे उलट जाती है, बीच में गड्ढा जी हो जी जाता है, जी उसको उड़िया में सियारा बोलते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं सीता। तो जी सीता से निकली, इसलिए उनका नाम सीता हुआ। ठीक है। तो ये कौशल का राजा साल में एक बार किसान के रूप में हल चलाते थे, और उस राज्य के कोई कोई अच्छी भूमि जो है वो है, उस पर हल चलाते थे, और उसका जो मालिक होता था उसको वो उस दिन से राजा के संरक्षण में वो आ जाता था। उसकी सारा सुख दुख जो है राजा की जिम्मेदारी होती थी, और उसे जो जमीन का दाम है उससे 4 गुना अधिक स्वर्ण मुद्राएं उसको दे दी जाती थी। तो एक बार क्या हुआ, एक एक, एक कृषक कन्या है, उसके खेत को चुना गया। तो जो जिसका खेत चुना जाएगा वही राजा के साथ खेत में चलने का गौरव उसको मिलेगा। राजा हल चलाएंगे, और बीज का जो बीज की थाली है वह जो किसान है या महिला है, जो भी है जिसका खेत है, वह उसको राजा के साथ साथ चलेगा, उसको गौरव मिलेगा, और राजा उसकी थाली से बीज ले लेकर के बोएंगे। तो यहाँ क्या है कि इस कहानी में सिंह मित्र नाम का एक सेनापति था, किसका? कौशल राज्य का, जिसने मगध के साथ जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में सिंह मित्र ने मगध के राजा को परास्त करके कौशल राज्य को बचाया था। उस उसका खेत था वो। उसकी एक बेटी थी। सिंह मित्र तो स्वर्गवासी हो चुका है, लेकिन उसकी बेटी जो है उसका क्या नाम है? मधुलिका। मधुलिका जो बेटी है वो है बीज लेकर के जा रही है राजा के साथ, और स्वर्ण मुठ पर वो लगा के, आप पढ़ना कहानी में, ठीक है ना? इसमें थोड़ा सा आपको शब्दकोश लेकर बैठना पड़ेगा। गूगल में सर्च करेंगे तो किसी किसी शब्द का आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं कहीं कुछ देशज शब्द आ गए हैं, और कहीं कहीं कुछ इतने तद्भव शब्द, मतलब गहरा है कि वो गूगल नहीं बता पा रहा है। गूगल तो क्या है, आधुनिक चीज़ है, उसको जिन लोगों ने जो जो कुछ बताया है उसके हिसाब से वो देता है। लेकिन शब्दकोश में आपको मिलेगा। शब्दकोश जो हरदेव बाहरी
और भोलाराम क्या बोलते हैं, भोलानाथ तिवारी हरदेव बाहरी का शब्दकोश है हिंदी से अंग्रेजी। ठीक है। एक भार्गव प्रकाशन का शब्दकोश है, भार्गव शब्दकोश, उसका ये हरदेव बाहरी का भी अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी मिलता है। भार्गव का भी इंग्लिश से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी मिलता है। भार्गव शब्दकोश में एक खासियत है और हरदेव बाहरी की शब्दकोश में एक खासियत है। हरदेव बाहरी के शब्दकोश में जो उर्दू शब्द हैं उनमें कहाँ पर नुक्ता लगेगा, बाजार, बर्फ, या क्या कहते हैं माफ करना, इन शब्दों में नुक्ता मिलेगा आपको। उर्दू का जो असली रूप है वो मिलता है, लेकिन दूसरे शब्दकोशों में वो नहीं मिलेगा। और इसमें कि भार्गव शब्दकोश में 400-500 में आ जाता है। भार्गव शब्दकोश में हरदेव बाहरी वाला शब्दकोश तो 150-200 रुपये का है, बहुत सस्ता है, भुवनेश्वर में मिलता है। आप लोग चाहें तो हम दिला सकते हैं। और भार्गव भी भुवनेश्वर में मिलता है, बाकी कहें आप लोग कहाँ कहाँ रहते हैं मुझे पता नहीं है। तो भार्गव शब्दकोश में क्या खासियत है, उसके शब्दकोश के पीछे परिशिष्ट है। उस परिशिष्ट में आपको मिलेगा रोजमर्रा हथियारों के नाम, सब्जियों के नाम, अंग्रेजी से हिंदी है तो अंग्रेजी से हिंदी, अगर हिंदी से अंग्रेजी वाला है तो हिंदी से अंग्रेजी, उस तरह से कुछ, उसको हम लोग क्या कहेंगे, थिसरस कहते हैं, जो सिनोनिम क्या कहते हैं उसको हिंदी में, प्रतिशब्द। और विलोम शब्द, विलोम अपोजिट होता है। और पर्यायवाची शब्द जो प्रतिशब्द या उड़िया में प्रतिशब्द बोलते हैं, हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो अंग्रेजी शब्द का पर्यायवाची क्या है, गोभी, गोभी, कॉलीफ्लावर या बंद गोभी, ऐसे कॉलीफ्लावर, कैबेज, इस तरह से लिखा है। अगर अंग्रेजी से है तो अंग्रेजी से हिंदी में क्या है, ये सारी चीज़ें उनको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है उसमें क्या है, एक आपको मिलेगा, एक सूची मिलेगी कम से कम 300-400 जो कहावतें हैं, इडियम्स, उसका पर्यायवाची आपको उसमें मिलेगा। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दकोश है। किसके पास है आप लोगों में से? नहीं सर, नहीं है। नहीं है? कहाँ रहती हो? जी भुवनेश्वर में सर। हैं? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में? तो जी सर। आप जाना इंद्रधनु मार्केट, जी जी इंद्रधनु मार्केट के सड़क पर, जी मतलब अंदर मार्केट के अंदर नहीं घुसना है, जी जो मुख्य सड़क है, जो मतलब इधर से आप जाते हैं एनएच से कट के जाते हैं इंद्रधनु मार्केट की तरफ, जहां पर अंदर घुसने के लिए है, वहां देखना किताबों की दुकान एक है, बाईं तरफ दाहिने तरफ दोनों तरफ है वह दुकान, वहां वो शब्दकोश मिलेगा। ठीक है। और हरदेव बाहरी वाला शब्दकोश मैं दिला सकता हूँ, वहां नहीं मिलेगा शायद, वो जो हिंदी अंग्रेजी मैं बोल रहा हूँ। ये 2 शब्दकोश आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक है। बाकी तो बहुत सारी चीजें अजंता उजंता काफी मिलते हैं, लेकिन इनमें जो जो खासियत है वो नहीं है उनमें। तो वो उत्सव खत्म हो जाता है। उसके बाद मधुलिका को कुछ थाली में स्वर्ण मुद्राएं दी जाती हैं। तो मधुलिका ने उस थाली को सिर से स्पर्श करती है वो, और उसके बाद उसको सड़क पर बिखेर देती है स्वर्ण मुद्राओं को। तो राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो मधुलिका बोलती है, क्षमा करें महाराज, आपका जो दिया हुआ है मैंने स्वीकार किया, लेकिन यह राज्य की परंपरा है, राज्य के लिए जो खेत लिया जाता है उसका मूल्य मैं नहीं ले सकती। ठीक है।
ये बोलती हैं, देखिए, महाराज ने मधुलिका के खेत को पुरस्कार दिया, थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं, ठीक है। तो मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उसमें स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर करके अपने माथे से लगाया, फिर न्यौछावर मतलब महाराज की ओर दिखाया और उसको रास्ते में बिखेर दिया। तो मधुलिका की इस समय की ऊर्जस्वित मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। महाराज की भ्रुकुटी जरा चढ़ गई। मधुलिका ने सविनय कहा, देव, यह मेरे पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है। वो कहती है, मेरे पूर्वजों की भूमि है, इसको मैं कैसे बेच सकती हूँ? मैं नहीं बेच सकती, ये मेरा अपराध है, इसलिए मूल्य मैं स्वीकार नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब अगर मूल्य स्वीकार कर लिया तो बेच दिया। बोलती है कि मैं पितामह की जमीन के लिए मूल्य नहीं ले सकती, मेरी सामर्थ्य से बाहर है। तो मंत्री उसको धमकी देने लग गए। हाँ, तो मंत्री से राजा पूछते हैं, ये लड़की है कौन? तो मंत्री बोलते हैं कि यह महाराज, ये सिंहमित्र की कन्या है। तो महाराज आश्चर्यचकित हो गया, सिंहमित्र की कन्या, जिसने मगध से कौशल का सम्मान बचाया था। तो इस तरह से करके फिर वो उसको दंडित क्या करेंगे, उसको वो लज्जित जैसे होकर के वो निकल जाते हैं। और उसके बाद वो मधुलिका बहुत मतलब क्या कहते, दुखी होकर अपनी कुटिया जो है, उसने एक कुटिया बना रखी है उसी खेत के मतलब ये पर। हाँ, जो क्या कौन सा पेड़ है वो, मधुक पेड़ है कुछ ऐसा इसमें है। तो उसी पेड़ की टहनियों से उसने दीवारें, पुराने जमाने की के मकान तुमने देखे हैं ना किसी ने, वो जो झाड़ियों से, हाँ, पतली पतली टहनियाँ गाड़ देते हैं, उस पर बांस की वो बांध देते हैं, वो बांध के उस पर मिट्टी और गोबर मिलाकर लिपाई कर देते हैं, वो दीवार बन गई। और चारों कोनों में 4 खंबे होंगे बांस के, और उसके ऊपर बांस का वो करके उसमें पुआल डाल देते हैं। वो झुकी झोंपड़ी ऐसे बनती है, पर्णकुटी, ठीक है ना। तो उस तरह की वो झोंपड़ी बनाकर रहती है, और उसमें पानी चूता है इत्यादि इत्यादि, बहुत तकलीफ में जीती है, दूसरों के खेतों में काम करती है। हाँ, उसी दिन उस उत्सव में आसपास के राज्यों के राजकुमार भी आते हैं, उस उत्सव में भाग लेते हैं। तो अवध का एक राजकुमार भी आया था, जिस अवध से कौशल की लड़ाई हुई थी, मतलब शत्रु राज्य था, उसका भी एक राजकुमार आया था। उसका नाम क्या था? अरुण। अरुण नाम था, शायद देखेंगे, अरुण नाम था, या और कुछ होगा, देख लेना किताब में। सर अरुण था, हैं? अरुण था सर, अरुण था, किताब में है अरुण नाम अरुण था कि क्या राजकुमार। था? अरुण, जी अरुण, सर, अरुण। अरुण नाम था। तो वो वह प्रेम निवेदन करता है, ठीक है। और मधुलिका उसको मना कर देती है कि भाई तुम कहाँ राजकुमार, मैं कहाँ कृषक कन्या, तुम्हारा हमारा क्या मेल। इस तरह से करके वो फिर अपमानित होकर के राजकुमार चला जाता है। तो 3 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं, वो दूसरों के खेतों में काम करती है। हाँ, इसी बीच क्या होता है, अरुण को उसके वो विद्रोही हो जाता है और उसको मगध से निर्वासित कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। मगध के इतिहास में ये निर्वासन का सिलसिला जारी है। वो बिंबिसार के समय में भी, ठीक है, नहीं, मगध का नहीं, वो राजकुमार था, खैर उसका जिक्र अभी नहीं करूँगा, समय नहीं है। तो अग्निदत्त का बेटा था वो। हाँ, महाराज अग्निदत्त का छोटा बेटा जो है, उदासी पुत्र था, वो विद्रोही, उसका नाम था विरुद्धक।
उसकी चर्चा उसमें अजातशत्रु नाटक की भूमिका में है। तो मैंने उसको एक दलित समाज का प्रतिनिधि बनाकर मेरे नाटक में उसको मैंने उभारा है। दलित समाज का हो गया कि नहीं? दासी पुत्र है, वो राजा नहीं बन सकता, उसको सारे सुख सुविधाओं से वंचित किया गया है, तो स्वाभाविक रूप से वो विरोधी हो जाएगा। तो खैर वो 3 साल के बाद क्या होता है, तो मधुलिका अपनी कुटिया में बैठी है, बारिश हो रही है, अंदर पानी चू रहा है, ठंड प्रबल है। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा का मतलब क्या है? वो जो झाड़ियों से बना हुआ एक बांधा हुआ एक दरवाज़ा है। तो वो खोलती है तो वो सामने घोड़े की लगाम थामे एक लड़का खड़ा है। तो वो आपस में देखकर उसको याद आता है कि ये तो मधुलिका है। तो वो मधुलिका भी पहचानती है, अरे राजकुमार आप। तो इस तरह से आपस में बातचीत होती है। तो मधुलिका मन ही मन उस राजकुमार को याद कर रही थी, मतलब उससे पश्चाताप हो रहा था कि मैंने उसका अपमान क्यों किया। वह मुझे राजरानी बनाकर रखना चाहता था और मैंने उसको मना कर दिया। मतलब कष्टमय जीवन से बहुत ऊब गई थी और वो उसको बहुत याद कर रही थी मन ही मन। ऐसा लगता है कि मतलब जैसे टेलीपैथी होता है ना, आप लोगों को अपने जीवन में हम लोग देखते हैं, तो उसी तरह से जब ये याद कर रही थी उसको अरुण को, उसी समय अरुण आकर वहाँ पहुँचता है और बोलता है कि मुझे निर्वासित कर दिया गया है, अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो ऐसे बात करके उसको फिर बोलता है कि मैं ये मधुलिका बोलती है ठीक है हम लोग रहेंगे, खेती किसानी करेंगे, मेहनत करेंगे, जिएंगे। तब अरुण बोलता है कि मैं राजपुत्र हूँ, मैं खेती किसानी क्यों करूँगा, मैं मेरे मेरे बाजुओं में सामर्थ्य है, मैं नए राज्य की स्थापना करूँगा, तुम्हें राजरानी बनाकर रखूँगा, क्या आवश्यकता है इस तरह। तो इस तरह से करके वो प्लान बताता है कि ये जो कौशल राज्य का जो दक्षिण का जो दक्षिण भाग में एक जमीन है, वो है जंगल से भरा हुआ है, वो है जमीन तुम मांग लो पुरस्कार के रूप में। उस दिन राजा ने कहा था कि तुम जब जो आवश्यकता होगी आओगी, तो तुम, मुझे आशा है कि राजा निराश नहीं करेंगे और तुम वो ज़मीन मांग लो, हम वहाँ पर ये करेंगे और बहुत जल्दी ही हम कौशल का जो राज्य है उस पर हम अधिकार कर लेंगे और वहाँ राज सिंहासन पर तुम्हें हम बैठाएंगे। तो इस तरह से उसके मन में एक स्वार्थ की भावना पनप जाती है और काल्पनिक सुख की कल्पना से मधुलिका भी थोड़ी सी विचलित हो जाती है और वो अगले दिन सुबह पहुंचती है, राजा से वो ज़मीन मांग लेती है। तो सिंहमित्र की कन्या है, तो राजा बोलते हैं कि अरे वो तो सैन्य दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भूमि है, तुम और कोई ज़मीन मांग लो, राजा के पास जितनी ज़मीन है सारी ज़मीन तुझे मैं देता हूँ। तो वह बोलती है नहीं, मुझे वही ज़मीन चाहिए, मुझे एक साथी मिला है, वो लोगों को लगा करके वो ये करेगा, खेत में तब्दील करेगा। तो राजा मना नहीं करते हैं, फिर आदेश देते हैं ठीक है तुम जाओ, और तुम्हें वो ज़मीन दे दी गई। और उसको वो करके वो अरुण जो है वो आक्रमण करने के लिए 100 लोगों को लेकर आक्रमण करने के लिए वो तैयार होता है। लेकिन मधुलिका के मन में उसको कहता है कि तुम आज एक रात तुम अपनी कुटिया में बिताओ और कल सुबह हम तुम्हें लेने आएंगे और तुम्हें राज सिंहासन पर बैठाएंगे। तो मधुलिका अपनी कुटिया की तरफ जाती है, लेकिन उसके दिल में जो पिता के संस्कार हैं, जो देश प्रेम है, वह जागृत हो जाता है और वह अपनी कुटिया में नहीं जा सकती है, रास्ता भूल जाती है, हाँ, और वह राजमार्ग की तरफ बढ़ जाती है। मतलब वो विक्षिप्त सी, पागल जैसी हो जाती है कि अचानक एक रात की बात है, एक रात में हमारा कौशल राज्य जो है पराधीन हो जाएगा और मेरे कारण जिस सिंहमित्र ने कौशल की रक्षा की थी
उसी की बेटी ऐसा करती है, वो आत्मग्लानि से भर जाती है और वो पहुंचती है। तो राजा के सैनिक गए हुए थे दस्युओं का दमन करने के लिए, उस रास्ते से वो लोग लौट रहे थे और वो रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती है और सेनापति इससे बोलती है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, दक्षिण से आक्रमण होने वाला है। तो वह सावधान हो जाते हैं, मैं संक्षेप में बोलता हूँ, और वो 80 लोगों को दक्षिण की तरफ रवाना कर देता है। उसके पास 100 सैनिक होते हैं और 20 सैनिकों को लेकर वो जाता है कहाँ, दुर्ग के अंदर। और दुर्ग में बाकी जो सैनिक हैं उनको कहता है कि तुम लोग दक्षिण की ओर वो करो, और राजा के पास लड़की को लेके जाता है। तो राजा के सामने जब खड़ी होती है लड़की, तो राजा पूछते हैं भाई तुम्हारी जमीन तुम्हें नहीं मिली क्या, कोई बाधा है तो बताओ, हम उसको दूर करेंगे, चिंता क्यों करते हो, सिंह मित्र की कन्या हो। तो सिंह मित्र को वो बार बार राजा याद करते हैं। तब वो बोल देती है कि ऐसी ऐसी बात है, मतलब वो अपनी अपनी बात नहीं बताती कि मेरे हाथ से ऐसा अपराध हो गया है। वो बोलती है कि अपने राज्य की रक्षा कीजिए, ऐसी ऐसी सूचना है। और तो अरुण बंदी होता है, अरुण बंदी होता है और वो मधुलिका भी वहाँ जाती है दरबार में। तो मधुलिका अरुण को तो बंदी, अरुण को मृत्युदंड दे दिया जाता है, मतलब राजा उसको मृत्युदंड से दंडित करते हैं। फिर मधुलिका की बारी आती है, राजा बोलते हैं कि मधुलिका अब तुम्हें पुरस्कार देने की बारी है, बताओ क्या पुरस्कार तुम्हें चाहिए। हाँ, तो राजा ने कहा मेरी निज की जितनी खेती है मैं सब तुझे देता हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा, उसने कहा मुझे कुछ ना चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा नहीं नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, मांग ले। तो मधुलिका कहती है तो मुझे भी प्राणदंड मिले, कहती वह बंदी अरुण के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अब इसमें देखिए सात्विक प्रेम भी है, अरुण को मृत्युदंड मिल रहा है, वो उसका प्रेमी है। तो प्रेमी जब मृत्युदंड से दंडित हो रहा है, वह जीकर क्या करेगी। लेकिन उसने अपनी राज्य का सम्मान बचाया, अपना देश प्रेम को भी निभाया और इधर अपने प्रेमी के प्रति जो प्रेम है उसको भी निभाया। तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों में, कहानियों में ऐसी चीजें, हर चीज की पराकाष्ठा मिलेगी आपको। देश प्रेम है तो देश प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम है तो प्रेम की पराकाष्ठा। आप देख लीजिए चंद्रगुप्त में, नाटक में, हर हर जगह आपको हर नैतिक जो भावना है उसकी चरम सीमा का पक्ष लेते हुए जयशंकर प्रसाद खड़े मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने समझाया, आपको कक्षा अच्छी लगी होगी। मुझे आप लोग ग्रुप में देखिए, चैट बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन हो जाइए फटाफट, क्योंकि बाद में ये मिट जाएगा। उसको क्लिक करेंगे, मोबाइल में जो लोग कर रहे हैं वो उसको क्लिक करेंगे तो तुरंत वो चैट बॉक्स खुल जाएगा और आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। मुझे आप ग्रुप में अपने विचारों से अवगत कराइए, व्यक्तिगत रूप से भी अवगत कराएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों की चाहत, विद्यार्थियों की श्रद्धा सबसे बड़ी संपत्ति होती है, और खासकर मेरे जैसे शिक्षक के लिए जिसने जीवन बचपन से लेखन कार्य में, अध्ययन में ही सारा जीवन बिताया है और स्वाध्याय से मुकाम हासिल किया है। आज तक संघर्षशील जीवन हमारा रहा है। तो
आप लोग अगर व्यक्तिगत राय हमें देंगे, आपकी श्रद्धा हमें मिलेगी, तो हमें बड़ा सुख मिलेगा उससे। और इस ग्रुप में कई विद्यार्थी, अभी मीरा आई थी इस ग्रुप में, हाँ उत्तीर्ण हो चुकी है, फिर भी उसे मोह लगा हुआ है बूढ़े बाबा गुरुजी के प्रति। अभी भी ग्रुप में बनी हुई है, ग्रुप में सबका मार्गदर्शन भी करती है। प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई है वो। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं उसमें जो उत्तीर्ण हो चुके हैं, लेकिन हमारा प्यार उन्हें जोड़े रखा है। ठीक है, तो आज की कक्षा समाप्त करते हैं। आप लोग जुड़ जाइए, जुड़कर मुझे हाँ कीजिए, तब जा करके मैं कक्षा समाप्त करूंगा। मधुस्मिता तो जुड़ चुकी है। राक्षी जुड़ गई। रजत साहू, सीमा बिटिया, अंकिता सर मैं जुड़ चुकी हूँ। पहले से जुड़ चुकी जुड़ हूँ। गए। सुकांति बेहरा चली गई मीटिंग छोड़कर। हाँ रूपाली, शुभश्री, जी सर, लीजा जुड़ गए हैं सर। जी सर। जुड़ गई। जी सर। अगर नहीं, अगर कोई लैपटॉप पर कर रहे हो तो इसको कॉपी करके रख लो, यहां से आप कॉपी कर सकते हैं। माउस को घुमाएंगे तो कॉपी हो जाएगा। कॉपी करके रख लो, उसको व्हाट्सएप में डाल देना और उसको क्लिक करके जुड़ जाना। ठीक है, तो कक्षा समाप्त करते हैं। लीजा जुड़ गई बेटा? जी सर। ठीक है, खुश रहो सब कोई। फिर हम लोग 18 तारीख को मिलेंगे। और 2 कक्षाएं हैं। एक कक्षा में रेणु और महिला अंचल के लिए लूंगा। ठीक है, महिला अंचल के लिए शायद 2 कक्षाओं की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन प्रयास करेंगे कि एक कक्षा में करेंगे। फिर अगली कक्षा में और 1-2 कहानियों का देख लेंगे। बाकी कहानियां आप लोग पढ़ना, मैं मुख्य कहानियों को चुनकर आपको देख रहा हूँ। ठीक है, शुभ रात्रि। जी सर। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि।